अभी तक हम लोगों ने प्लांट ग्रुप में क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने एल्गी देख लिया, ब्रायो देख लिया, टेरेडो देख लिया, और अब हम जिम्नो पे बढ़ गए। एल्गी की बात अगर करी जाए तो एल्गी की बॉडी गैमेटोफिटिक हो जाती है। ब्रायो में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी लेकिन स्पोरोफाइट आ गया था। टेरिडोफाइट में गैमेटोफिटिक प्लांट टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक थी लेकिन गैमेटोफाइट भी प्रेजेंट था। और अब हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म की, जिनकी पूरी बॉडी लगभग स्पोरोफिटिक है। कैसी है? स्पोरोफिटिक। पहले पौधे जिनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ वाज द ब्रायोफाइट। पहले पौधे जिनमें पहली बार जाइलम और फ्लोएम आया, टेरिडोफाइट। पहले पौधे जिनमें पहली बार ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ का फॉर्मेशन हुआ, टेरिडोफाइट। कौन से थे? टेरिडोफाइट। पहले पौधे जिनमें सीड का फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ? सीड। पहले पौधे जिनमें सीड का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म का मतलब यहां पे है सीड और जिम्नो का मतलब है नेकेड। पहले पौधे जिनमें सीड का फॉर्मेशन हुआ लेकिन इनके सीड के ऊपर कोई कबर प्रेजेंट नहीं था, इसी वजह से इस प्लांट ग्रुप का नाम जिम्नोस्पर्म पड़ा। क्या पड़ा? क्या पड़ा? आप नीचे फोन क्यों रखे हैं? ऊपर रखिए फोन। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब हो जाता है नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें सीड तो प्रेजेंट है लेकिन ये सीड नेकेड है। कैसा है? नेकेड, यानी कि नॉट कवर्ड। कैसा? नॉट। एक चीज अभी के लिए याद रखिए, अब आगे चल के मैं आपको समझाऊंगी, अभी केवल याद कर लो। ओब्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है, तो ओब्यूल भी यहाँ पे कवर्ड नहीं होता है, नॉट कवर्ड। इसीलिए सीड के पास कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। अगर ओब्यूल के पास कवरिंग होती तो ओब्यूल सीड बनाता, तो ओब्यूल की कवरिंग सीड की कवरिंग में बदल जाती। जब ओब्यूल के पास ही कोई कवरिंग नहीं है और ओब्यूल सीड बना लेगा, तो ओब्यूल सीड जब बनाएगा तो सीड के पास भी कोई कवरिंग आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। इनके ओब्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और मैंने आपसे बोला आप केवल याद रखिए, अभी समझने की कोशिश मत करना क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं है, आप केवल नाम याद रखो। बताओ, क्या जिम्नोस्पर्म के ओब्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? और 4 बार तो यही सवाल आ गया कि बताओ जिम्नोस्पर्म का जो ओब्यूल होता है क्या ये मेगास्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट करता है? करता है कि नहीं करता है? बताओ जिम्नोस्पर्म का कौन सा स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट करता है? ओब्यूल। कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? बताओ जिम्नोस्पर्म, इनके पास सीड प्रेजेंट है कि नहीं है? इनके पास सीड प्रेजेंट होता है। इनकी सीड के ऊपर कोई कवरिंग होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। इनकी सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं। दे हैव नेकेड सीड, दे डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कवरिंग, दैट इज वाई उनका नाम पड़ा जिम्नोस्पर्म। क्या नाम पड़ा? पता है बेटा, अगर आप कभी पहाड़ों वाली जगह पे गए हो या आप ऐसी जगह, अच्छा कितने लोग पहाड़ों पे गए? कभी किसी भी प्रकार के पहाड़ों पे गए? ज्यादातर सारे लोग गए होंगे। अगर कोई नहीं भी गया होगा तो उसने देखे होंगे, है ना? देखे तो होंगे ना पहाड़ वहाड़, मूवी वूवियों में देखे होंगे, रील्स में देखे होंगे पहाड़। तो पहाड़ों पे अलग प्रकार के पौधे लगते हैं, ठीक है? जैसे खजूर का पौधा होता है ना, खजूर का, डेट पाम, नारियल का पौधा होता है, एकदम ऊपर तक जाता है, ऊपर जाके पत्तियां लगती हैं, वैसे पहाड़ों पे पौधे लगते हैं। और ये पौधे हमारे ज़्यादातर जिम्नोस्पर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं? जिम्नोस्पर्मिक पौधे होते हैं। जिम्नोस्पर्मिक ट्री मीडियम साइज के हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, बहुत स्मॉल नहीं हो सकते हैं, ठीक है? मीडियम साइज के ही हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मीडियम साइज। तो ये मीडियम साइज के पौधे होते हैं। मीडियम साइज के पौधों के साथ साथ ये लार्ज ट्री हो सकते हैं और श्रब्स हो सकते हैं, यानी कि मीडियम साइज के पौधे हो सकते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। एक चीज़ याद रखना कि जिम्नोस्पर्म की ज़्यादातर पौधे ज़ीरोफिटिक एरिया में ग्रो करते हैं। ज़ीरोफिटिक एरिया का मतलब होता है ड्राई, जहाँ पे पानी की कमी हो। किसकी कमी हो? पानी की कमी हो। अब समझना, पानी की कमी है और इनकी पत्तियों में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है वो ट्रांसपिरेशन लॉस से पानी का लॉस कर रहा है। और अगर पत्तियों में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है वो ट्रांसपिरेशन से पानी का लॉस करता रहेगा तो इनका तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इनके जो स्टोमेटा होते हैं पत्तियों पे, ये सनकिन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। सनकिन स्टोमेटा डीप पिट में घुस जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं।
इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। कैसी होती हैं? छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ताकि बहुत ज़्यादा सनलाइट ना पड़े, ताकि बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन लॉस ना हो पाए। तो ट्रांसपिरेशन लॉस से बचने के लिए ये पौधे अपने अंदर कुछ प्रकार की मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि इनकी जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में इनकी जो पत्तियां होती हैं छोटी छोटी होती हैं। कैसी होती हैं? छोटी छोटी। अब देखो, एक एक करके हम इनके सारे स्ट्रक्चर प्लांट पार्ट देख लेते हैं। सपोज दैट ये सरफेस है, इस सरफेस पे जिम्नोस्पर्म का कोई पौधा लगा, ये उसकी स्टेम है। ये जो स्टेम आप देख रहे हो सकता है ये स्टेम ऊपर तक चली जाए और ऊपर जाके इसमें पत्तियां लगे। जब ऊपर जाके पत्तियां लगेंगी, इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेम है ये ऊपर तक ब्रांच नहीं हुई। दिस टाइप ऑफ स्टेम इज कॉल्ड एज अनब्रांच स्टेम। इस प्रकार की स्टेम को हम अनब्रांच स्टेम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अनब्रांच। जैसे कि खजूर का पेड़ है ना, नारियल का पेड़, एकदम ऊपर जाके पत्तियां लगती हैं, तो ब्रांचेस हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। तो हो सकता है कि इनका पौधा अनब्रांच हो, जैसे कि साइकस का पौधा, और हो सकता है बेटा कि इनका पौधा ब्रांच हो, जैसे कि पाइनस और सेड्रस में प्रेजेंट होता है। स्टेम इनके दो प्रकार के हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी। अनब्रांच प्रेजेंट होगा साइकस में और ब्रांच प्रेजेंट होगा पाइनस और सेड्रस। पाइनस और ये बताओ, जिम्नोस्पर्म के पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि एक बार फॉर्मेशन हो गया तो आगे चलता रहेगा। जिम्नोस्पर्म में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि एक बार जाइलम और फ्लोएम बन गया तो आगे चलता रहेगा। तो इनके पास जाइलम और फ्लोएम भी होता है, इनके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ भी होती है। ये सारी चीजें इनमें प्रेजेंट होती हैं। हम स्टेम की बात कर रहे थे, हमने बोला इनका जो स्टेम होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। हो सकता है इनका स्टेम ब्रांच हो और हो सकता है इनका स्टेम अनब्रांच हो। चलिए बताइए, अनब्रांच का एग्जांपल दीजिए। अनब्रांच कहाँ है? अनब्रांच कहाँ है? ब्रांच कहाँ है? पाइनस और इनकी जो रूट्स होती हैं, क्या होती हैं? ये बताओ बेटा कि रूट्स जमीन के अंदर होती हैं कि बाहर? ज्यादातर अंदर, जमीन के नीचे होती हैं। तो जो रूट्स हैं बेटा, इनकी जो रूट्स होती हैं ये जनरली टैप रूट सिस्टम होता है। कैसा रूट सिस्टम होता है? ध्यान सुनना। सपोज दैट आप कोई बीज लेके आए, आपने बीज को मिट्टी में डाला, उस बीज के दो पार्ट बने। कौन कौन से दो पार्ट? ऊपर वाला पार्ट प्लूम्यूल और नीचे वाला पार्ट रेडिकल। ये वाला पार्ट कहलाया प्लूम्यूल, जो कि आगे चल के शूट सिस्टम को बनाएगा, और नीचे वाला पार्ट कहलाया रेडिकल। क्या कहलाया? रेडिकल। पता है, वो रूट जो कि रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बनती है, नॉट टैप रूट। शांति से सुनो पहले। वो रूट जो कि रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बनती है, दैट रूट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट। कौन सी रूट है? इस प्राइमरी रूट में ब्रांचेज हो गई। these branches are called as secondary root। कौन सी रूट? और इस सेकेंडरी रूट्स में फर्दर ब्रांचेज हो जाएंगी, जिसको हमने नाम दे दिया टर्शरी रूट। क्या नाम दे दिया? और ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट है, इनको कंबाइंडली मिला के इस पूरे सिस्टम का नाम पड़ जाता है टैप रूट सिस्टम। क्या नाम पड़ जाता है? यहाँ पे जनरली टैप रूट सिस्टम होता है। जनरली कैसा होता है? टैप रूट सिस्टम। देखो, हमने स्टेम देख लिया, स्टेम ब्रांच भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। रूट देख ली, रूट जनरली कैसी होती है? टैप रूट। कैसी होती है? अब सोचो टैप रूट क्यों होती है? हाँ, क्योंकि ये ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, और पानी की कमी अगर है तो इन्हें बहुत अंदर तक जाके एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, ये पहाड़ों जैसे एरिया पे ग्रो करती हैं जहाँ पे मिट्टी वैसे ही कम होती है,
तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी पकड़ के रखनी है। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा किसको पकड़ के रखना है? मिट्टी को। आप कभी गेहूं के खेत में जाइए और गेहूं का पेड़ उखाड़िए, ठीक, आपने एक बार में गेहूं का पेड़ उखाड़ा और दूसरे बार गए और सरसों के खेत में गए और आपने सरसों का पेड़ उखाड़ा, और तो किस में ज़्यादा ताकत लगी होगी? सरसों में, मस्टर्ड में। गए नहीं हो कभी सरसों के खेत में? नहीं गए हो? कितने लोग सरसों खेत में गए हैं? कितने लोग हैं जो खेत में कभी नहीं गए? खेत में नहीं गए? क्या कर रहे हो फिर? खेत में कदम नहीं रखा कभी आपने? क्या बोलूं मैं? पता नहीं बड़े हैं कि छोटे हैं। नहीं मतलब उम्र में छोटे हो ना अभी, लेकिन जब बड़े हो जाना तो जरूर खेतों में जाना। हर चीज़ का अल्टरनेटिव है, खाने पीने का अल्टरनेटिव नहीं है। खाना पीना कभी तुम ऐसा नहीं कर दोगे कि हम बहुत अमीर हो गए हैं तब हम रोटी नहीं खाएंगे, अब हम पिज़्ज़ा खाएंगे। वो भी तो कहीं ना कहीं गेहूं से और सारी चीज़ों से बन रहा है। तो कम से कम जाके सबसे पहले तो खाने की, ये तो यार बहुत, अभी देखो होता क्या है, घरों में आप रहते हो, घर वाले ले जाएंगे तभी तो जाओगे, जब घर वाले लेके नहीं जाएंगे तभी जाओगे कहाँ से? और हो सकता है घर वालों का गाँव से टच ना हो इसलिए नहीं जा पाते हो, लेकिन जब बड़े हो जाना ना तो अपनी तरफ से ज़रूर एक बार खेतों में जाना और खेतों में जाके देखना। अलग यार, इतनी अच्छी लाइफ होती है। जो लोग खेतों पे रहे हैं उनको खेतों की लाइफ पता होगी। खेतों में कटाई की है तुम लोगों ने कभी? किसने कटाई की है? खेतों में पानी दिया? पानी खेतों में रहे कोई? पूरे पूरे दिन भर खेतों पे डले, एकदम लू चल रही है, लपट चल रही है। तुम लोगों ने यार बहुत अच्छी लाइफ मिस कर दी। पता है क्या होता है? ऐसा हैंडपंप लगा रहता है, हैंडपंप नहीं लगा, समरसेबल लगी रहती है, सॉरी, हाँ ट्यूबवेल, हाँ ट्यूबवेल, सारे समर, हाँ ठीक है जो भी बोलते हैं। नहीं मैं गई हूँ, मैंने खेतों पे काम भी किया है। मैं जब छुट्टियों में गांव जाती थी, मेरे यहाँ पे फिक्स है, मेरा भाई सैनिक स्कूल में पढ़ता है राजस्थान में, ठीक है, और पूरी फैमिली रहती है सूरत में, लेकिन उसकी पूरे साल में 1 महीने की छुट्टी होती है। 1 महीने की भी नहीं, 24 दिन की छुट्टी है उसकी। 24 दिन में उसको कंपलसरी 15 दिन गाँव में रहना है। हमारे यहाँ पे कंपलसरी है कि गाँव में आपको छुट्टियाँ काटनी है आपकी, वो भी गर्मियों की छुट्टियाँ। और फिर क्या होता था कि सब लोग गाँव में आ जाते थे। बचपन में जरूरी होता है कि अटैचमेंट बच्चे में पैदा कर दो, इसलिए अब बड़े हो गए, अब नहीं जाते हैं तो भी काम चल जाता है, तो जब मौका मिलता है तब चले जाते हैं। तो पता है खेतों में क्या होता था इस सीजन में? किसी खेतों में पेपरमेंट होता है, पेपरमेंट जानते हो? पेपरमेंट क्या होता है? मिंट होता है ना, मिंट, पुदीना जानते हो? हाँ वैसी पुदीना और पेपरमेंट जानते होगे तुम लोग। हाँ, तभी तो मैंने बोला किसके यहाँ पे होता है। इस सीजन में पेपरमेंट की खेती की जाती, मतलब पेपरमेंट तो 12 महीने चलता है, लेकिन इस सीजन में पेपरमेंट की कटाई होती है, उसमें तेल अच्छा चढ़ता है। तो खेतों पे उसको लोगों को लगा दिया जाता है कि गाय आए ना घुस जाएं और सब खराब ना कर दें। तो जाते थे शौक में बाबा के साथ, सब लोगों के साथ खेत पे जाते थे। तो बहुत दूर गाय होती थी, बाबा बोलते थे उस गाय को 4 खेत दूर भगा के आओ, 2 रुपए देंगे। उसके बाद में सोचो, मिट्टी के इतने बड़े बड़े ऐसे मिट्टी पड़ी रहती थी, और ऐसा नहीं था कि मैं गांव में बहुत ज़्यादा रही थी या कुछ था, डंडा लेके भागते थे उसके पीछे, गिरते पड़ते, और फिर मज़ा आने लगा। डेली सुबह 6 बजे ऐसे सूरज निकलता है ना, उस टाइम पे सुबह पहुंच जाते थे। तुम लोगों ने यार बहुत अच्छी लाइफ मिस कर दी है। पानी चलता है, पता है वहीं पे ट्यूबवेल चल रही है, आराम से पानी में पैर डाले, उसी में नहा रहे, 1 बार नहा लिया, 2 बार नहा लिया, 3 बार नहा लिया। हाँ, और कपड़े वपड़े कोई सिस्टम नहीं है, कपड़े भी गीले पहन के बैठ लिए, थोड़े दिन में सूख जाएंगे अपने आप। अरे मस्त एकदम। खाना खाने का मन कर रहा है, वहीं गाजर मूली लगी है, उखाड़ो, धुलो, खा लो, बहुत मजा आता है यार। टिफिन कौन ही खाता है? टिफिन घर से लेके आए कोई खाता ही नहीं है। बहुत अच्छी लाइफ होती है, एकदम लपट चलती है, लू चलती है, एकदम ऐसा लाल गाल हो जाते हैं पूरे, मुंह लाल, बुखार सा जाता है, लेकिन बहुत मजा आता है। और गांव में जब जैसे बच्चे अच्छे जाते हैं तो वो लोग पूरा तंबू वम्बू लगा लेते हैं, जो लोग वहाँ पे काम करने वाले बाबा लोग हैं और भी बाकी जो लोग रहते हैं वो तंबू वम्बू लगा देते हैं। तो वहीं तंबू में बैठे रहो, फिर जैसी गाय का इंतजार करो, गाय आएगी फिर उसको भगाने जाएंगे, फिर गाय आई डंडे लेके भागे उसके पीछे। मज़ा आता है यार, बहुत मज़ा आता है।
मटर की खेती होती है, मटर खाने जाते हैं खेतों में। चने की खेती होती है, चने उखाड़ने जाते हैं। नहीं खाई है तुम लोगों ने? भाजी काट ऐसे हाथों से भाजी तोड़ तोड़ के खाना, क्या यार, कोई मजे नहीं कर पा रहे हो। शहरों में कुछ नहीं रखा है। गवर्नमेंट पोस्टिंग लेना, डॉक्टर बनना, गवर्नमेंट पोस्टिंग लेना और किसी गांव साइड जाना, मस्त गांव में रहना। नहीं जरूरी थोड़ी है गांव में भेजेंगे, इसे जरूरी है कि गांव में भेजेंगे। जो लोग जिन्हें करना ही नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं करनी है, तो वो हाँ तो फिर प्राइवेट नहीं खोलेंगे। तो वही तो मैं कह रही हूँ, सरकारी पोस्टिंग लेना। तो वो तो नहीं होंगे, उसमें कहाँ से ऑप्शन हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ कि चलो वापस आते जिम्नोस्पर्म पे। हाँ, जिम्नोस्पर्म में वापस आते बेटा, सुनो जरा। बात हो रही थी गेहूं के पेड़ की। अगर आपने गेहूं का पेड़ कभी उखाड़ा है तो गेहूं के पेड़ को उखाड़ने में बहुत दम नहीं लगती है। आप एक हाथ लगाओगे और गेहूं का पेड़ उखड़ जाएगा। और सरसों का पेड़ उखाड़ के देखो जरा, कुछ लोग हैं उखाड़ ही ना पाए, क्या पता। कुछ लोग ऐसे ही बैठे होंगे क्लास में जो गेहूं का पेड़ उखाड़ ही ना पाए। लग जाओगी मौली तुम उसे उखाड़ने, समझ में नहीं आएगा पेड़ तुम्हें उखाड़ रहा है कि तुम पेड़ को उखाड़ रही हो। मजबूत होता है बहुत, अंदर तक उसकी जड़ जाती है। बहुत ध्यान सुनो, उसकी जो जड़ होती है, रूट होती है, वो बहुत अंदर तक जाती है, मजबूत जड़ें होती हैं उसकी। ठीक, उसकी जो जड़ें होती हैं मजबूत होती हैं। कैसी होती हैं? मजबूत। वैसी ही जड़ें होती हैं जिम्नोस्पर्म की। किसकी होती हैं? जिम्नोस्पर्म की जड़ें मजबूत इसलिए होती हैं क्योंकि इन्हें ऐसी जगहों पे ग्रो करना है जहां पे पानी की कमी होती है। इसीलिए इनकी जड़ें जो होती हैं जमीन के बहुत अंदर तक जाती हैं। और जनरली यहाँ पे टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैसा रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है? टैप। बताइए इस टाइम यहाँ पे ब्रांच है कि अनब्रांच है? दोनों। रूट कैसी है जनरली? टैप रूट। पता है एंजियोस्पर्म में भी डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। कौन सा रूट सिस्टम होता है? टैप रूट। तो टैप रूट सिस्टम बेटा लिख लेना यहाँ पे ब्रैकेट में कि डाइकॉट में भी होता है, क्योंकि सवाल कहेगा कि बताइए इनमें से कितने प्लांट ऐसे हैं जहां पे टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। तो तुम्हें डाइकॉट याद रहता है लेकिन तुम बाद में जिम्नोस्पर्म भूल जाओगे। तो याद रखना जिम्नोस्पर्म में भी जनरली के हमेशा, जनरली इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। जनरली यहाँ पे टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। टैप रूट सिस्टम के साथ साथ यहाँ पे दो और प्रकार की रूट्स प्रेजेंट होती हैं। दो और बेटा रूट्स प्रेजेंट होती हैं। एक माइकोराइजल एसोसिएशन है, माइकोराइजल एसोसिएशन है जो कि पाइनस की रूट विद फंगल फिलामेंट, पाइनस की रूट पे फंगल फिलामेंट ग्रो कर जाते हैं और दोनों चीजें आपस में एसोसिएट करके माइकोराइजल एसोसिएशन कर लेती हैं। कैसा एसोसिएशन? इमेजिन करिए पाइनस का पेड़ है, उसकी जो जड़ें हैं उसमें फंगस लग गया और ये जो फंगस और पाइनस की जड़ों का एसोसिएशन है यही माइकोराइजल एसोसिएशन कहलाता है। कौन सा एसोसिएशन? सोचिए क्यों लगा माइकोराइजा वहां पे, क्यों माइकोराइजल एसोसिएशन हुआ? क्योंकि फंगल फिलामेंट जो है ये वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा और मेनली ये फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। किसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा? फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तो माइकोराइजल एसोसिएशन पाइनस की जड़ों और फंगल फिलामेंट के बीच में होता है। एक और बेटा जड़ें होती हैं जिसका नाम है कोलरॉइड रूट। कौन सी रूट्स हैं? जो कोलरॉइड रूट्स होती हैं बेटा ये साइकस का एसोसिएशन होती हैं विद साइनोबैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। तो साइकस के साथ साइनोबैक्टीरिया एसोसिएट करके एक प्रकार का एसोसिएशन बनाता है जिसको आप कहते हो कोलरॉइड रूट। कौन सी रूट? कोलरॉइड रूट। ये जो कोलरॉइड रूट होती है ये साइकस के साथ साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है। साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कितने प्रकार की जड़ें देख ली आपने? तीन। दो कहाँ, तीन देख ली। टैप रूट सिस्टम, माइकोराइजल एसोसिएशन और कोलरॉइड रूट। तीनों प्रकार की रूट्स बताओ एक बार। टैप रूट, हाँ ये बताओ माइकोराइजल एसोसिएशन कौन सी रूट्स के, किसके प्लांट के रूट के साथ है? और कोलरॉइड रूट किसके साथ है? कौन साइनोबैक्टीरिया के साथ है? कोलरॉइड। देखो C4 साइकस, C4 कोलरॉइड रूट और C4 साइनोबैक्टीरिया। ठीक,
साइनोबैक्टीरिया, कोरलोइड रूट और साइकस, इनमें हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? और माइकोराइजल एसोसिएशन पाइनस की रूट्स के साथ होता है विद फंगल फिलामेंट। देखो हमने क्या क्या देख लिया, हमने स्टेम देख लिया और हमने रूट देख ली। अब आते हैं पत्तियों के ऊपर। किसके ऊपर? इनकी जो पत्तियां होती हैं ये बहुत छोटी छोटी होती है। लीव्स आर वेरी स्मॉल, लीव्स आर वेरी स्मॉल। और ये पत्तियां दो प्रकार से अरेंज होती हैं। सिंपल लीफ भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कुछ बेटा, कंपाउंड लीफ हो सकती है। सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल एंड। अब देखो सिंपल और कंपाउंड में अंतर क्या होता है। देखो ये कोई लीफ है, ठीक, और ये लीफ की मार्जिन है, या इसी को हम इंसाइजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसाइजन बोल दो, इनसीजन बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक। मार्जिन या इंसीजन, दिस इज मार्जिन और इंसीजन। पता है आपने पीपल की पत्ती देखी है? पीपल की पत्ती, पीपल की पत्ती में कुछ बीच में एक मिडरिप प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? मिडरिप, दिस इज मिडरिप। और मिडरिप से बहुत सारी धारियां निकलती हैं, देखा है? बहुत सारी धारियां निकलती हैं, ऐसे ऐसे धारियां निकलती हैं। ये जो धारियां निकल रही हैं, दीज आर कॉल्ड एज वेन्स। हम इन्हें वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और इन वेन्स में से जब और सारी धारियां निकल जाती हैं तो हम इन्हें वेनलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनलेट। पता ये धारियां कितनी भी बड़ी हो जाएं, ये कभी भी इंसाइजन को टच नहीं कर सकती, कभी मार्जिन को टच नहीं कर सकती। या हम ये भी कह सकते हैं ये जो मार्जिन है ये कभी मिडरिप को टच नहीं कर सकता। देखना जरा, ये दूसरी प्रकार की पत्ती है। ये इसका मिडरिप है, ठीक है, और ये इसका इंसाइजन है। इंसाइजन कभी मिडरिप को टच नहीं कर सकता, और जब तक इंसाइजन मिडरिप को टच नहीं करेगा हम ऐसी लीफ को सिंपल लीफ का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? बताओ, सिंपल लीफ में इंसाइजन मिडरिप को टच करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। और अगर इस इंसाइजन ने मिडरिप को टच कर दिया, देखिए इंसाइजन ने मिडरिप को टच कर दिया, तो यही पत्ती अब कहलाएगी कंपाउंड लीफ। क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? कंपाउंड लीफ। सुनना, कंपाउंड लीफ में एक लीफ कई सारी लीफलेट में डिवाइड हो गई। किस में डिवाइड हो गई? दीज आर लीफलेट। ये हमारी सारी लीफलेट है, लीफलेट्स। एक लीफ हमारी कई सारी लीफलेट में डिवाइड होगी। और ऐसे ही पत्तियां आपको देखने को मिलती हैं जिम्नोस्पर्म में। किसमें देखने को मिलती हैं? केवल ऐसी नहीं, दोनों प्रकार की। सिंपल लीफ भी हो सकती हैं और हाँ वो कंपाउंड है। आम भी कंपाउंड है, हाँ बड़ी बड़ी होती है ना, लेकिन होती कंपाउंड लीफ है। वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, ठीक है। जैसे इमली, इमली का पेड़ देखा है? इमली की जो पत्तियां होती हैं ये कंपाउंड लीफ है। कैसी लीफ है? नीम का पौधा जो होता है, नीम की पत्ती कंपाउंड लीफ है। कैसी लीफ है? तो जिम्नोस्पर्म की पत्ती सिंपल लीफ भी हो सकती है और कंपाउंड लीफ भी। सिंपल लीफ भी और कंपाउंड। कुछ पौधों में ये जो पत्तियां होती हैं ये पिन्नेट लीफ होती हैं। कौन सी लीफ होती हैं? पिन्नेट कंपाउंड। जो आम की पत्ती आप देख रहे हो ना वो पिन्नेट ही है। वो कैसी है? पिन्नेट। एक होती है पिन्नेट कंपाउंड लीफ और एक होती है पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ में बेटा एक कॉमन पॉइंट होता है और एक कॉमन पॉइंट से ही बहुत सारी लीफलेट अटैच होती हैं। शायद तुमने ऐसा कोई पेड़ देखा होगा जिसमें एक कॉमन पॉइंट है, इससे बहुत सारी पत्तियां अटैच है। दिस इज कॉल्ड एज पामेटली कंपाउंड लीफ। कौन सी कंपाउंड लीफ? पामेटली। हालांकि हमें पामेटली कंपाउंड लीफ यहाँ पे नहीं देखनी है, हमें पिन्नेटली कंपाउंड लीफ देखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल दिया है। बताओ लीफ यहाँ पे कितने प्रकार की? दो, सिंपल लीफ और सिंपल लीफ और सिंपल लीफ और
हमने इनका पूरा फॉर्म देख लिया, हमने इनकी पूरे मॉर्फोलॉजिकल फीचर देख लिए। अभी आपको यकीन हो नहीं रहा है लेकिन देख लिया है। देखो इनमें स्टेम होता है, रूट होता है, लीफ होती है। स्टेम दो प्रकार की, ब्रांच और अनब्रांच। अनब्रांच होगी साइकस में, ब्रांच होगी पाइनस और साइड्रस में। रूट कितने प्रकार की, जनरली टैप रूट, और उसके अलावा कोरोलॉइड रूट और माइकोराइजल। माइकोराइजल पाइनस के साथ और कोरोलॉइड रूट साइकस के साथ। उसके अलावा लीफ दो प्रकार की, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में भी ज्यादातर पिन्नेट लीफ। कौन सी लीफ, कौन सी लीफ? हमने पूरा जिम्नोस्पर्म का पौधा देख लिया। जिम्नोस्पर्म के पौधे मीडियम साइज के होते हैं, टॉल ट्री भी हो सकते हैं, और एक तो सबसे टॉलेस्ट है जिसका नाम है सिकोया। क्या नाम है? जिसको हम रेडवुड ट्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री, सिकोया, द जाइंट रेडवुड ट्री। जाइंट का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या? ह्यूमंगस? ये क्या होता है? वही तो मैं पूछ रही हूँ क्या होता है। मैं जाइंट का ही तो मतलब पूछ रही हूँ। मुझे पता है, तुम्हें पता है? हाँ तो ठीक है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें पता है ना क्या होता है। हाँ ठीक है, ज्ञान देने में इतना आगे हो तुम लोग, तुरंत की तुरंत शुरू हो जाते हो। क्या हमने इनकी पूरी मॉर्फोलॉजी देख ली? समझना, इनकी जो पत्तियां बेटा होती हैं, ये पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंडली भी हो सकती हैं। कॉनिफर्स में ये पत्तियां निडल लाइक हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? निडल लाइक। और निडल लाइक भी बेटा ट्रांसपिरेशन लॉस को रोकने के लिए ही हुई हैं। कॉनिफर्स की जो पत्तियां हैं ये निडल लाइक हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? इनकी जो पत्तियां होती हैं इनमें सनकिन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। कैसा स्टोमेटा? सनकिन। सनकिन स्टोमेटा। क्यों सनकिन स्टोमेटा प्रेजेंट है? क्योंकि ट्रांसपिरेशन लॉस को रिड्यूस करना है। किसको रिड्यूस करना है? ट्रांसपिरेशन। इनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन लॉस। क्यूटिकल एक प्रकार का वैक्सी कंपाउंड होता है, वैक्सी लेयर। जब आप किसी सरफेस के ऊपर वैक्स लगा देते हो तो उससे पानी का लॉस रुक जाता है। तो इसके ऊपर क्यूटिकल की वैक्स की लेयर बन गई तो पानी का लॉस रुक जाएगा। ठीक, तो पत्तियां छोटी छोटी होती हैं कि बड़ी बड़ी? छोटी छोटी। स्टोमेटा सनकिन होता है कि नहीं होता है? होता है। सनकिन का मतलब होता है बहुत सिकुड़ा। सनकिन स्टोमेटा डीप पिट्स में प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा बेटा इनमें क्यूटिकल की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? किसकी लेयर होती है? चलिए आइए, इतनी चीजें हम लोग एनसीईआरटी जरा देख लेते हैं फिर आगे बढ़े। हाँ, साइकस साइनोबैक्टीरिया नहीं होता है, साइकस के साथ साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है, साइकस की रूट के साथ। ठीक, साइकस तो जिम्नोस्पर्म का पौधा है। शांत रहो एकदम। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस का मतलब हो जाता है नेकेड। क्या मतलब हो जाता है? नेकेड। और स्पर्मा का मतलब हो जाता है सीड। क्या मतलब हो जाता है? सीड। ये वो पौधे हैं इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी बॉल। ये वो पौधे हैं जिनमें ओव्यूल किसी ओवरी बॉल से कवर्ड नहीं होती। एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यार देखो, बिफोर तो ओव्यूल प्रेजेंट होंगे लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट हो गए तो सीड के ऊपर भी कोई प्रकार की दीवाल नहीं है। बेटा बिल्कुल बात मत करिए, सीड के पास भी कोई दीवाल है कि नहीं है? नहीं है। ना तो ओव्यूल के पास दीवाल है, ना ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन कर लेगा तो उसके बाद कोई दीवाल है। क्या इनका ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? मेगास्पोरेंजियम। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। वो सीड जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है वो कवर्ड नहीं होता है, नेकेड होता है। जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज के पौधे आते हैं, बड़े बड़े पौधे आते हैं और श्रब्स आते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, एक जिम्नोस्पर्म जिसका नाम है
बहुत बड़ा पौधा, द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया, ये हमारा सबसे बड़ा पौधा है जिम्नोस्पर्म का, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। रूट्स आर जनरली टैप रूट, जनरली रूट इसकी कैसी होती है, कैसी होती हैं, कैसी होती हैं, जनरली क्या, ऑलवेज जनरली। रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, कुछ जगहों पे फंगल एसोसिएशन होता है माइकोराइजा के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, माइकोराइजा। वाइल इन सम अदर साइकस में, जैसे कि, तो स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड एज कोलरॉइड रूट आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। बताओ कोलरॉइड रूट कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, साइकस में। साइकस में साइनोबैक्टीरिया है कि फंगल फिलामेंट है, साइनोबैक्टीरिया। क्या है, साइनो, क्या है, साइनोबैक्टीरिया। लीफ में भी, अच्छा, द स्टेम्स में भी अनब्रांच और ब्रांच। स्टेम कैसा हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है और ब्रांच। अनब्रांच कहाँ पे है, साइकस। ब्रांच कहाँ पे है, पाइनस और साइड्रस, पाइनस और। द लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड, लीफ सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड। इन साइकस द पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, साइकस में जो पिन्नेट लीफ होती हैं ये कुछ सालों तक बनी रहती हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडाप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, जो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां होती हैं ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती हैं, हाई टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, विंड को। जैसे कि कॉनिफर्स में जो लीव्स होती हैं ये निडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं, निडल लाइक। और निडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ये अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती हैं, किसको रिड्यूस कर देती हैं, और सरफेस एरिया को रिड्यूस करने की वजह से ट्रांसपिरेशन लॉस रिड्यूस हो जाता है, क्या हो जाता है, रिड्यूस। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन लॉस, तो उन्होंने अपने आप को निडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया, तो सरफेस एरिया घट गया, तो ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो गया। ठीक है, क्यूटिकल, यहाँ से बेटा निडल लाइक लीफ जहाँ पे लिखा है वहाँ पे एक लिख लेना। ठीक है, क्यूटिकल होता है दूसरी चीज, और सनकेन स्टोमेटा होता है जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करने में काम में आता है। एक बार फिर से इतना देख लो, जब फर्स्ट बेंच खाली है तो सेकंड बेंच पे 3 लोग क्यों बैठे हो, एक लोग इस पे आओ। दोस्ती करने नहीं आए हो, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने आए हो। किताब नहीं है आपके पास, आपकी किताब कहाँ है, फोटो कॉपी करा लेना, ठीक है। अगर आप और आपका बेस्ट फ्रेंड एक ही रूम में रहे तो पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे, नहीं करोगे, नौटंकी करोगे पढ़ाई करने की। मैं अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड एक ही रूम में रहें तो हम लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे, और इसीलिए मुझे पता है कि आप भी अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक ही रूम में रहें तो आप कभी पढ़ाई नहीं करेंगे। तो आप अगर अपने दोस्तों के साथ क्लास में बैठोगे तो पढ़ाई नहीं करोगे, हंसोगे, मज़ा आएगी, एक दूसरे की शक्ल देखोगे, ही करोगे, बार 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 ही करोगे। देखा, ये दोस्त होते, बोल दिया जोकर। मत बैठा करो तुम इसके साथ कभी, छोड़ दो इसको तुम। पढ़ लो बेटा, नहीं इतने ब्रेकअप हो गए कि पता नहीं चलेगा। यार मैंने ऐसा कभी सुना तो नहीं है, हर चीज का यूज थोड़ी होता है। यार सैंडलवुड की सुनी है, रेडवुड की तस्करी होती है, मुझे आइडिया नहीं है बेटा। अब तुमने कहीं देखा होगा, सुना होगा। अच्छा, तो लाल चंदन ये तो नहीं है, लाल चंदन बोलते हैं, ये नहीं है लाल चंदन।
मुझे आइडिया नहीं है रेडवुड की, लेकिन मैंने तो कभी कभी पढ़ा नहीं कि रेडवुड का कुछ मेडिसिनल पर्पज में यूज होता है। वो रेड सैंडलवुड होता है जिसकी आप बात कर रहे हो, लाल चंदन। मल्टीपर्पज होते हैं। इंसान को जानने का कीड़ा होता है, पर आप क्या जानना चाहते हो मैटर ये करता है। तुम जानना तो चाहते हो, तुम करना तो चाहते हो, पर क्या करना चाहते हो? कोई अच्छा काम करना चाहते हो कि बुरा काम करना चाहते हो? बेटा पता है, स्ट्रगल का कोई साथी नहीं होता है, कोई साथी नहीं होता है। मतलब तुम शादी भी कर लोगे ना और तुम्हारी बुरी सिचुएशन आ जाएगी, तुम्हारी बीवी भी तुमको खाना नहीं देगी, ज़्यादा होगा छोड़ के चले। उसको अगर लगेगा कि तुम एक दो साल में रिकवर कर लोगे तो रहेगी, नहीं तो छोड़ के चली जाएगी। बच्चे उल्टे सीधे तरीके से बातें करेंगे कि अरे कुछ नहीं कर पा रहे हो, किसी काम के नहीं हो, तो अभी पढ़ लो। जो लोग बातें करते हैं ना, कुछ नहीं रखा इन सब बातों में। एक दो साल तक एक दूसरे से बात करोगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर रोगे बैठ के, और जिसका हो जाएगा उससे वो निकल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई कर लो, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छे लोग मिलेंगे। अभी आप लोगों को लग रहा है आप लोग एक दूसरे के लिए अच्छे हो, अभी समझ ही नहीं है आपको। अच्छा सुनना, तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, सब कुछ है, ठीक है, मेरी बात मैं इमेजिन ऐसा कर रही हूँ, ठीक, मैं ऐसा मान रही हूँ, तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे पास कोई ऐसा, तुम्हारे पास साथ में कोई ऐसी लड़की रहने वाले, तुम दो तीन लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैं लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ, लड़कों में थोड़ी सी दोस्ती चल जाती है, मुझे पता है, लड़कियों की बात कर रही हूँ। तुम लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, एक कोई नई लड़की आई, हर तरीके से टिप टॉप, पैसे भी खर्च करती है, बाहर भी घूमती है, बहुत अच्छे से बात भी करती है, बहुत हाई फाई बन के भी रहती है, और तुमसे बहुत इज्जत दे के बात करती है, तुम्हारा भौकाल बनवा रही है। तुम अपने दोस्तों को छोड़ दोगे? तुम छोड़ दोगे अपने दोस्तों को? भले बुरा लग रहा है सुनने में, लेकिन छोड़ दोगे। अरे जाओ बेटा, तुम्हें पहले लगेगा कि वो शो ऑफ कर रही है, फिर तुम्हें वो अपनी बातों में ले लेगी, तुम भी शो ऑफ करने लगोगी, पता ही नहीं चलेगा। सब बहुत होता है, पता ही नहीं चलता है कि तुम कब किसकी संगत में आके बदल गए हो। लड़कों के साथ थोड़ा नहीं हो पाता है, लड़के थोड़े से लॉयल होते हैं दोस्ती में। लड़कियों की दोस्ती केवल स्कूल वाली चल जाती। यार तुम लोग बातें क्यों करने लगते हो? उससे पीछे वालों से मतलब मत रखो, पीछे रह जाओगे तुम भी। अभी तो बहुत होंगे अभी तो स्टार्टिंग हुई है तभी कह रहे हैं पढ़ लो, अच्छे लोग जिंदगी में आएंगे जो तुम्हें अच्छी चीज़ों के लिए प्रमोट करेंगे। ऐसे लोगों से तुम क्या, उनको तुम पब्लिकली किसी से इंट्रोड्यूस करा पाओगे? क्या तुम करा पाओगे कि ये क्या करते हैं, तैयारी करते हैं 4 साल से नीट की किसी से भाई मिलवाओगे तो बोलेंगे एमबीबीएस कर रहा है लड़का, डॉक्टर है, लड़की डॉक्टर एमबीबीएस कर रही है, पढ़ी लिखी है, फालतू नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वैल्यू होती है यार, लेकिन वैल्यू तब समझ में आती है जब बात हाथ से निकल जाती है। सब जानते हो, जानते सब हो है शांत रहना एक मिनट। टेरिडोफाइट होमोस्पोरस भी थे और हेटेरोस्पोरस भी थे। इनमें एक प्रकार के स्पोर्स भी बन रहे थे और दो प्रकार के स्पोर्स भी बन रहे थे। और हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, एकदम शांति से सुनना, कि जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं दे आर द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। हमें कुछ कुछ समझ में आया था लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा क्लियर अब होगा। जिम्नोस्पर्म केवल हेटेरोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोस, यानी कि ये हमेशा दो प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। कितने प्रकार के स्पोर? अब ये मत समझना कि ये दो प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे इसका मतलब ये मोनोइशियस होंगे, मैंने ये नहीं बोला। ये मोनोइशियस भी हो सकते हैं और डाइशियस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मेल और फीमेल स्पोर दोनों एक ही पौधे पे बन रहे हों, और हो सकता है मेल और फीमेल स्पोर्स जो हैं ये अलग अलग पौधों पे बन रहे हों। ये मोनोइशियस भी हो सकते हैं और डाइशियस भी। देखिए जरा, अब कुछ कुछ बेटा हम टेरिडोफाइटा की मदद से जिम्नोस्पर्म पढ़ने की कोशिश करेंगे, और मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगे। करोगे कि नहीं करोगे?
अपनी हेल्प कर लो पहले, मेरी हेल्प करोगे? अपनी हेल्प होती नहीं है, दूसरों की हेल्प करोगे? यस मैम। चुप रहो, शांत रहना। अब हम केवल इनके स्टेम को बना के देख रहे हैं। किसको बना के देख रहे हैं? स्टेम। देखो, इनकी जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में प्रेजेंट होता है स्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट होता है? क्या टेरिडोफाइट में भी स्पोरेंजिया प्रेजेंट था? और जिन पत्तियों के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, क्या हम उन्हें स्पोरोफिल बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? स्पोरोफिल। हम इन्हें बोल देते हैं बेटा स्पोरोफिल। देखिए जरा, ऐसी पत्तियां क्यों बनाई मैंने अजीब सी? क्योंकि इनकी पत्तियां जो होती हैं, ये सारी पत्तियां, सारे स्पोरोफिल आपस में कॉम्पैक्ट होके एक कोन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्या वहां पे भी कोन बना था? सारे पौधों में कि कुछ पौधों में? कहाँ कहाँ पे? सेलेजेनेला एक्यूसेटम, सेलेजेनेला, और वहां पे भी तो कोन बना था। यहाँ पे सारे कोन बनाएंगे, जिम्नोस्पर्म के सारे पौधे कोन बनाएंगे। देखना, ये पत्तियां थी, इन पत्तियों का नाम था स्पोरोफिल। क्या नाम था? देखो, बहुत सारे स्पोरोफिल ऐसे अरेंज होके कोन के जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको हमने नाम दे दिया स्ट्रोबिलाई या कोन। क्या नाम दे दिया? मल्टीपल स्पोरोफिल अरेंज टू फॉर्म कॉम्पैक्ट कोन्स या स्ट्रोबिलाई। कोन्स या स्ट्रोबिलाई। बहुत सारी जो पत्तियां थी, इमेजिन करिए एक पेड़ था, उसमें बहुत सारी पत्तियां निकली, सारी पत्तियां एक साथ जुड़ गई और उन्होंने कोन बना लिया, जिसका नाम है कोन या स्ट्रोबिलाई। क्या नाम है? क्या नाम है? सुनना, मैंने बोला कि स्पोरोफिल में प्रेजेंट है स्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट है? पत्ती के नीचे साइड पे, लोअर साइड पे स्पोरेंजिया होता है, ठीक? तो पत्ती के लोअर साइड पे प्रेजेंट है स्पोरेंजिया। ये बताओ, ये स्पोरेंजिया दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वो स्पोरेंजिया जिनमें मेल गैमेटोफाइट, मेल स्पोर बने, और एक वो स्पोरेंजिया जिसमें फीमेल स्पोर बने, ठीक? वो स्पोरेंजिया जिनमें माइक्रोस्पोर बनता है, क्या हम उन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोर। सुनना बेटा, हमने इसको नाम दे दिया माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, क्या नाम दे दिया? माइक्रोस्पोरेंजिया। वो पत्तियां जिनमें माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, क्या हम उन्हें माइक्रोस्पोरोफिल बोल सकते हैं? दिक्कत कोई? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। देखो, ये पत्तियां जिनमें माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, हमने इनको नाम दे दिया माइक्रोस्पोरोफिल। क्या नाम दे दिया? माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल वो पत्तियां हैं जिनमें बैग लाइक स्ट्रक्चर बना, जिसका नाम पड़ा माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या नाम पड़ा? बात क्लियर है? बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल या और बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया ने मिलके कोन बना ली। क्या बना ली? माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल, ये सब कुछ मेल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो क्या इस कोन को हम मेल कोन कह सकते हैं? इस कोन को हम क्या कह सकते हैं? मेल कोन। क्या कह सकते हैं? कौन सी कोन? मेल कोन। अब समझना, मेल कोन में दो चीजें हैं, एक तो पत्तियां हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजिया। समझ रहे हो? इसको हमने नाम दिया मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलाई। मेल कोन या मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलाई। मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलाई। जैसे ये मेल कोन है, वैसे ही बेटा कुछ और पत्तियां लगी, लेकिन इन पत्तियों में जो स्पोरेंजिया था उसका नाम था मेगा स्पोरेंजिया। क्या नाम था? मेगा स्पोरेंजिया। दीज आर कॉल्ड एज मेगा स्पोरेंजियम। ये मेगा स्पोरेंजियम जिन पत्तियों के नीचे लगे हैं,
उन पत्तियों को क्या बेटा हम मेगा स्पोरोफिल बोल सकते हैं, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरोफिल। बेटा इन मेगा स्पोरेंजियम के अंदर आगे चल के मेगा स्पोर बनेंगे। कौन से स्पोर? मेगा। और मेगा मतलब होता है फीमेल। क्या होता है? तो ये जो पूरा कंपोजिट स्ट्रक्चर बना है, हमने इसे फीमेल कोन का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? फीमेल। सवाल कहेगा कि बताइए फीमेल कोन में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं, तो बोलोगे फीमेल कोन में दो चीजें हैं, मेगा स्पोरोफिल और मेगा स्पोरेंजियम। मेल कोन में कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बात तो क्या मैंने आपको मेगा स्पोरेंजियम का भी दूसरा कोई नाम बताया था? ओब्यूल। क्या बताया था? कितनी बड़ी बात है और आप अभी भूल गए। मेगा स्पोरेंजियम को ही हम ओब्यूल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? ये बेटा आपका मेल कोन है, दिस इज मेल कोन, ये मेल कोन है, और ये हमारा फीमेल कोन है। मेल स्ट्रोबलाई या फीमेल स्ट्रोबलाई, मेल कोन या फीमेल कोन। ठीक, हो सकता है ये मेल कोन और फीमेल कोन एक ही पौधे में प्रेजेंट हो। अगर ये एक ही पौधे में प्रेजेंट होंगे तो आप इन्हें मोनोइशियस बोल दोगे। क्या बोल दोगे? मोनोइशियस। और अगर ये अलग अलग पौधों में प्रेजेंट हैं तो आप इन्हें डाइशियस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मोनोइशियस और डाइशियस। साइकस बेटा मोनोइशियस हो जाता है और पाइनस हो जाता है डाइशियस। ऐसे याद रखना, CMPD, साइकस मोनोइशियस, पाइनस डाइशियस। साइकस में दोनों चीजें एक ही जगह पे प्रेजेंट हैं। शायद मैंने कुछ उल्टा लिखा है, अभी मत इसको लिखो। आई थिंक पाइनस मोनोइशियस होता है। अभी रहने दीजिए, अभी अब केवल इतना याद रखिए, अगर मोनोइशियस कंडीशन है तो मेल और फीमेल कोन एक ही जगह पे प्रेजेंट होगा, और अगर डाइशियस कंडीशन है तो मेल और फीमेल कोन अलग अलग जगहों पे प्रेजेंट होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? इतना समझ में आ गया? बताओ, मोनोइशियस कंडीशन है तो मेल और फीमेल कोन अलग अलग की एक ही जगह है मोनोइशियस में, और अगर डाइशियस कंडीशन है तो अलग अलग। समझना, चाहे अलग अलग हो चाहे एक साथ हो, हम एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। पहले हम मेल कोन को समझ लेते हैं और फिर फीमेल कोन को समझ लेते हैं। अब मेल कोन है तो इसकी स्पोरेंजियम मेल गैमेट बनाएगी। एक मिनट, इसकी पूरी बॉडी स्पोरोफिटिक की गैमेटोफिटिक? तो ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है ये स्पोरोफिटिक है कि गैमेटोफिटिक? स्पोरोफिटिक। तो ये 2n है कि n है? 2n। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा है? 2n। कोन टोटल कैसा है? 2n, क्योंकि ये पूरा है स्पोरोफिटिक। कैसा है? पूरा पौधा स्पोरोफिटिक है, इसकी जड़ें स्पोरोफिटिक। 2n, स्टेम 2n, लीफ 2n, स्पोरेंजिया 2n, सब कुछ कैसा है? 2n। एक चीज दिमाग में बसा लेना, स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है। क्या बनाता है? स्पोर। और गैमेटोफाइट क्या बनाता है? गैमेट। स्पोरोफाइट क्या बनाता है? स्पोर। गैमेटोफाइट क्या बनाता है? गैमेट। स्पोरोफाइट जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देता है, और गैमेटोफाइट जो गैमेट बनाता है वो दोनों चीजें फ्यूज करके स्पोरोफाइट बना देता है। फिर से, स्पोरोफाइट क्या बनाता है? स्पोर। क्या बनाता है? गैमेटोफाइट क्या बनाता है? गैमेट। अगर ये स्पोरोफाइट है तो ये क्या बनाएगा? स्पोर। क्या बनाएगा? मैंने बोला कि बेटा ये जो स्पोरेंजिया है ये स्पोरोफाइट है, तो ये क्या बनाएगी? स्पोर। क्या बनाएगी? अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, ये हमारा पौधा था, इस पौधे में मेल कोन लगा, इस मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया। बातें मत करो एकदम, किसी की बातें
ये क्या है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है ये? क्या ये माइक्रोस्पोरेंजिया डिप्लॉयड होंगी? कैसी होंगी? कैसी होंगी? इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट हैं, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट हैं, सारी सेल्स होंगी 2n। कैसी होंगी? कैसी होंगी? 2। माइक्रोस्पोरेंजिया बैग के जैसा स्ट्रक्चर। इस बैग के अंदर बहुत सारे टिश्यू प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? टिश्यू। और उन टिश्यू का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू। ध्यान से, माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू। ये ऐसे टिश्यू हैं जो कि आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाने की क्षमता रखते हैं। ये क्षमता रखते हैं, बनाएंगे नहीं बनाएंगे इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्षमता रखते हैं, इसीलिए जेनस हैं। कैसे हैं? जेनस। बताओ माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन से टिश्यू हैं? माइक्रोस्पोरोजेनस। ये माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू डिप्लॉयड होंगे कि हैप्लॉयड? जब तक मियोसिस नहीं हुआ सारी चीजें डिप्लॉयड। तो इस ये माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू भी कैसे होंगे? डिप्लॉयड। समझ में आ रहा है? ये माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू कौन से स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है? हाँ, माइक्रोस्पोरेंजिया। आराम से। माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू में से सम सेल्स, कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं। डिफरेंशिएट का मतलब मैंने आपको एक दिन समझाया था कि डिसाइड कर लेती हैं यही काम करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि जब आप MBBS करोगे तो फिर PG करोगे, फिर स्पेशलाइजेशन हो जाती है आपकी कि अब आप इस चीज के डॉक्टर हो। तो जब स्पेशलाइजेशन हो जाती है तो उसी को कहते हो डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हो? अभी माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू में से सारी टिश्यू या सारी सेल्स के पास क्षमता है कि आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाए, लेकिन इसमें से कुछ सेल डिफरेंशिएट हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हम माइक्रोस्पोर बनाएंगे, डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, जिनको हमने नाम दे दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझ पा रहे हो? बताओ स्पोरेंजिया के अंदर क्या हुआ? तन्मय ऐसे क्यों कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा, कुछ पागल हुए जा रहे हो? स्पोरेंजिया के अंदर कौन से टिश्यू हैं? उन माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू में कुछ सेल डिफरेंशिएट हो गए। क्या नाम दिया? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होंगे कि हैप्लॉयड? डिप्लॉयड। कैसे होंगे? और जब जब तुम्हें डिप्लॉयड कोई चीज दिखती है और तुम्हें उससे n बनाना होता है, तुम क्या कर देते हो? मियोसिस। तुरंत की तुरंत मियोसिस हुआ, चटाक से मियोसिस हुआ, और ये देखो फटाक से 4 स्पोर बन गए। कितने स्पोर बन गए? 4। और इन्हीं स्पोर्स का नाम है माइक्रोस्पोर। क्या नाम है? क्या नाम है? इन माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हुआ है। किसके अंदर हुआ है? अब ये बाहर नहीं निकले हैं, अभी सारी घटनाएं जो चल रही हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर चल रही हैं। ठीक है? ये जो माइक्रोस्पोर बने, ये माइक्रोस्पोर तुरंत के तुरंत जर्मिनेट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? क्या मैंने आपसे बोला था कि स्पोरोफाइट है तो स्पोर बनाएगा? स्पोरोफाइट था तो क्या बना दिया? स्पोर। क्या बना दिया? क्या स्पोर जर्मिनेट करता था? याद करो, टेरिडोफाइटा में स्पोर जर्मिनेट करके बनाता था प्रोथैलस। क्या बनाता था? जो कि होता था गैमेटोफाइट। कैसा होता था? ये भी माइक्रोस्पोर है, ये भी जर्मिनेट करेगा और ये भी जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? और इस गैमेटोफाइट को आप बोलोगे मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर से जर्मिनेट करके पैदा हुआ है। और पता है यही मेल गैमेटोफाइट हमारा पॉलन ग्रेन है। मुबारक हो, पहली बार पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान सुनना, pollen grain is not male gamete, it is male gametophyte। ये क्या है? एक मेल। पता, सोचने वाली बात है कि अभी तक स्पोर्स बाहर निकलते थे और जमीन पे जर्मिनेट होते थे, यहाँ पे माइक्रोस्पोर स्पोरेंजिया के अंदर जर्मिनेट हो गए और वहीं पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया। फिर से माइक्रोस्पोर कहाँ पे बने? माइक्रोस्पोरेंजिया।
और माइक्रोस्पोर वहीं पे जर्मिनेट करके बना लेते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बना लेते हैं? क्या बना लेते हैं? टेरिडोफाइटा में माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट किए थे और प्रोथैलस बनाए थे, या स्पोर जर्मिनेट किए थे और प्रोथैलस बनाया था। प्रोथैलस मल्टी सेलर था। मल्टी सेलर का मतलब मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट थी। गैमेटोफिटिक था, फोटोसिंथेटिक था, बहुत सारी सेल्स थी उसमें। स्मॉल था लेकिन बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट थी। पता है ये जो पॉलन ग्रेन बना है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेल प्रेजेंट होती हैं, 2 to 3 सेल। और सोचो कहाँ, टेरिडोफाइट में जो प्रोथैलस बना उसमें बहुत सारी सेल्स थी। और ब्रायो का तो क्या कहना, ब्रायो की तो पूरी बॉडी ही गैमेटोफिटिक थी, और एल्गी की भी पूरी बॉडी गैमेटोफिटिक थी। तो सोचो गैमेटोफाइट का कैसे रिडक्शन हुआ। एल्गी में गैमेटोफाइट पूरी प्लांट बॉडी, ब्रायोफाइट की पूरी प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, उसके बाद में टेरिडोफाइट में प्रोथैलस गैमेटोफाइट, और अब सोचो गैमेटोफाइट कितना छोटा सा बचा, केवल 2 से 3 सेल बनी। पॉलन ग्रेन इतना छोटा सा मेल गैमेटोफाइट है, इसमें कितनी सेल प्रेजेंट है? 2 से 3। तो एनसीईआरटी कहती है कि जिम्नोस्पर्म का जो गैमेटोफाइट होता है इट इज हाईली रिड्यूस्ड इन साइज। एक बार बेटा जरा पेज नंबर 33 पे आइए, और जहां पे पॉलन ग्रेन दिख रहा है ऊपर वाले पेज पे देखो, पॉलन ग्रेन दिख रहा है, वो वाली लाइन फिर से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट। यार हमने इसको हाईली रिड्यूस पता है कंपैरिजन करके बोला। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और एल्गी से हमने जब कंपैरिजन किया तो हमें पता चला कि जिम्नोस्पर्म का गैमेटोफाइट तो कितना छोटा सा, इसमें तो केवल 2 से 3 सेल है। इसीलिए एनसीईआरटी ने यहाँ पे लाइन लिखी है और लोगों को समझ में नहीं आती है क्यों लिखा है कि पॉलन ग्रेन इज हाईली रिड्यूस्ड। क्या पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से बना तो उसकी सेल का नंबर कम हो गया? ऐसा नहीं है। पॉलन ग्रेन को यहाँ पे हाईली रिड्यूस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये ब्रायो और टेरिडो के कंपैरिजन में गैमेटोफिटिक स्टेज में कम सेल्स रखता है। क्या इतनी बात क्लियर है? ये बताओ पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है कि गैमेटोफाइट? ये गैमेटोफाइट कहाँ पे बना है? स्पोरेंजिया के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। किसके अंदर? माइक्रो। और पता ये पॉलन ग्रेन 2 से 3 सेल्स जो प्रेजेंट हैं, 2 सेल में प्रेजेंट होती हैं बेटा। एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाती है और ये 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। कितने मेल गैमेट? 2। जनरली 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए इसको हमने 2 से 3 सेल स्टेज बोला। हो सकता है केवल वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल प्रेजेंट हो, और या हो सकता है जनरेटिव सेल 2 सेल में डिवाइड कर गई हो तो टोटल 3 सेल बन गई हो। ठीक, दीज आर कॉल्ड एज मेल गैमेट। ये हमारे मेल गैमेट हैं। क्या है ये? मेल। तो गैमेटोफाइट क्या बनाता है? गैमीट। क्या बनाता है? क्या बनाता है? स्पोरोफाइट क्या बनाता है? स्पोर। क्या बनाता है? और गैमेटोफाइट क्या बनाता है? गैमेट। क्या बनाता है? क्या बनाता है? समझ पा रहे हो? बताओ, स्पोरोफाइट है तो क्या बनाएगा? स्पोर। और गैमेटोफाइट है तो क्या बनाएगा? गैमेट। क्या मेल गैमेटोफाइट ने मेल गैमेट को बना दिया? और ये सारी चीजें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अभी भी पड़ी हुई हैं, जिसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या नाम है? एक बार फिर से पूरा देखो। बिना देखे फ्लो चार्ट बनाइए पूरा, बिना देखे फ्लो चार्ट बनाइए, तब समझ में आएगा कि समझ में आपको पल्ले पड़ा है कुछ कि नहीं पड़ा।
हो गया? अब ईमानदारी से बताना, एकदम सबको भगवान की कसम है, कितने लोगों को समझ में आ गया? एकदम ईमानदारी से है ये पक्का? चलो, बाकी हम लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे, दोबारा एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। देखो, ये मेल गैमेटोफाइट जो पॉलन ग्रेन बने हैं ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, एक समय आएगा जब ये स्पोरेंजिया वर्स्ट करेगा, फटेगा, और जैसे ये वर्स्ट करेगा ये मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन हवा में उड़ के फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेट के पास जाएंगे। तो अब फीमेल गैमेट पहले हम बना देते हैं, फिर आएंगे तो कुछ काम होगा, नहीं तो फिर ऐसे क्या होगा। तो मेल गैमेटोफाइट स्पोरेंजिया के अंदर बन गए हैं, और एक समय आएगा जब ये स्पोरेंजिया टूटेगा और मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन हवा में उड़ेंगे, और हवा में उड़ के फीमेल गैमेट के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? फीमेल। किसके पास जाएंगे? फीमेल। अब एक समझना चीज, जो पाइनस होता है ना, पाइनस का जो पॉलन ग्रेन होता है ये पीला पीला होता है। कैसा कैसा होता है? पीला पीला। तो जब पाइनस का पॉलन ग्रेन निकलता है तो पूरे पौधे का एक साथ पॉलन निकल रहा है, तो एकदम ऐसा लगता है कि कोई, जैसे समझते हो ना, जैसे पानी का फब्बारा उड़ रहा हो, वैसे यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फब्बारा सा उठता है। इसको हम सल्फर शावर के नाम से जानते हैं, सल्फर शावर। और इसकी जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पाइनस के जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये विंग्ड होते हैं, इनके पास विंग प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? विंग। एनसीईआरटी में नहीं है, पीवाईक्यूज का पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, पूछा कभी नहीं जाएगा। बता मैंने इसलिए दिया तो क्योंकि तुम पीवाईक्यूज लगाओगे फिर तुम्हें लगेगा ये कहाँ से आ गया, और भी कुछ पढ़ें क्या, ये भी कुछ पढ़ें क्या, तो पहले से जान लो। ठीक है, पहले कभी पूछा गया जब एनसीईआरटी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती थी। ठीक, चलो हमने मेल कोन के बारे में पूरी बातें कर ली, अब हम जरा फीमेल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर लेते हैं। और यार फीमेल वैसे ही बहुत आसान होती हैं, तो फीमेल का स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है। फीमेल की जिंदगी तो बेटा वैसे ही बहुत आसान होती है। देखो आप अपनी मम्मी को घर में देखो, मम्मी दिन भर में कितने प्रकार के इमोशंस शो कर देती हैं। मम्मी के इमोशंस देखें, क्या पता तुम्हें मारते मारते रोने लगे। क्या पहले गुस्से में थी, मारते मारते रोने लगे, क्या पता, और रोते रोते और मारने लगे। चूड़ियां टूट जाती तो और मारती हैं। वही तो कह रहे हैं, मतलब उनका, वही मैं कह रही हूँ, औरतें बहुत सिंपल होती हैं, तो औरतों का फीमेल का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं तो वो और भी सिंपल। शांत रही एकदम। बेटा फीमेल में भी फीमेल कोन का फॉर्मेशन होता है या फीमेल स्ट्रोबलाई का फॉर्मेशन होता है, और किसी भी स्ट्रोबलाई में वही दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो पत्तियां होती हैं और एक स्पोरेंजिया होता है। तो देखो ये इनकी पत्तियां हैं और इन पत्तियों का नाम है मेगास्पोरोफिल। क्या नाम है? और इन पत्तियों के लोअर साइड पे जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उस स्पोरेंजिया का नाम है मेगास्पोरेंजिया। क्या नाम है? और एक मैं बना के दिखा रही हूं, लेकिन हर पत्ती, हर मेगास्पोरोफिल के नीचे मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। ठीक, क्या मेगास्पोरेंजियम को ही हमने ओब्यूल बोल दिया था? क्या बोल दिया था? क्या बोल दिया था? तो देख जरूर आप मेगास्पोरेंजियम रहे हो, लेकिन ये किसके इक्विवेलेंट है? ओब्यूल के। अब सारी चीजों को तो हम एक साथ देख नहीं सकते, सारे मेगास्पोरोफिल तो एक साथ देख नहीं सकते, तो एक मेगास्पोरोफिल देख लेंगे, वही सबकी कंडीशन होगी। तो चलिए आइए एक मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल के नीचे प्रेजेंट एक मेगास्पोरेंजिया को देखने की कोशिश बेटा करते हैं। समझना, ये हमारा एक ओब्यूल था। ये मत सोचना ये अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया, जूम करके देख रहे हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम है ये। क्या है? एक मेगास्पोरेंजियम। इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं
और जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सेल्स को हम न्यूसेलर सेल और टिश्यू को हम न्यूसेलर टिश्यू का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? न्यूसेलस। देखो न्यूसेलस, ठीक, न्यूसेलस। मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है उनका नाम क्या है? न्यूसेलस। क्या नाम है? अब आगे की कहानी बहुत ध्यान से, 1 मिनट का भी अगर आपका ध्यान हटा तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। न्यूसेलस सेल्स की, यहाँ पे जो न्यूसेलस सेल्स प्रेजेंट हैं, इन न्यूसेलस सेल्स में से कुछ सेल डिफरेंशिएट हो जाती हैं और डिफरेंशिएट होने के बाद ये कहलाती हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहलाती हैं? मेगास्पोर मदर। बेटा न्यूसेलस भी 2n है और मेगास्पोर मदर सेल भी कैसी हैं? 2। ये पूरी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक की गैमेटोफिटिक? स्पोरोफिटिक। कैसी है? स्पोरोफिटिक है तो क्या बनने वाला है? स्पोर। क्या बनने वाला है? स्पोरोफिटिक है तो स्पोर बनाएगी। देखो कैसे स्पोर बनाएगी। मेगास्पोर मदर सेल 2n कैसी है? इन मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जैसे ही मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस से 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। कितने मेगास्पोर बन जाएंगे? 4। जैसे ही मियोसिस होगा 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेगास्पोर मदर सेल 2n थी, लेकिन ये जो बने हैं मेगास्पोर, दीज मेगास्पोर आर हैप्लॉइड। ये कैसे हैं बेटा? हैप्लॉइड। ये क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि मियोसिस से बने हैं। किससे बने हैं? बताओ, एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर बने हैं? 4। कितने बने? 4 में से 3 हो जाएंगे डीजेनरेट। क्या हो जाएंगे? कुछ एंजियोस्पर्म के जैसे। एंजियोस्पर्म में भी डीजेनरेट होते थे। 3 हो जाएंगे डीजेनरेट, केवल 1 बचेगा जिसको नाम देंगे फंक्शनल मेगास्पोर। क्या नाम देंगे? इस फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस होने लगेगा। क्या होने लगेगा? माइटोसिस। और ये फंक्शनल मेगास्पोर इसी ओब्यूल के अंदर डेवलप होके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा? अब हमें नहीं जानना कि इसकी एम्ब्रियो सैक की कंडीशन में कितनी सेल्ड होती है। हमें एंजियोस्पर्म में पढ़ना था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे ये कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कौन सी कंडीशन है ये हमें जानना नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। आप केवल याद रखिए फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप करके एम्ब्रियो सैक बना लेता है। क्या बना लेता है? क्या बना लेता है? एम्ब्रियो सैक। बताओ, फंक्शनल मेगास्पोर ने एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन माइटोसिस से किया कि मियोसिस से? माइटोसिस, क्योंकि ये भी एन और एम्ब्रियो सैक भी कैसा है? एन। तो एन से एन का बनना मियोसिस की माइटोसिस? माइटोसिस। कैसा होता है? प्लीज बहुत ध्यान सुनना आगे वाली बात। ये जो एम्ब्रियो सैक आप देख रहे हो, ये एम्ब्रियो सैक और मैच्योर होता है, डिवाइड करता है, डिफरेंशिएट करता है, और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 प्रकार की चीजें बन जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो बन जाते हैं बेटा आर्किगोनियम। क्या बन जाते हैं? और आर्किगोनियम के अलावा इस एम्ब्रियो सैक में बाकी जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बाकी जो भी टिश्यूज प्रेजेंट हैं, दीज टिश्यू आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक टिश्यू या एंडोस्पर्म। ध्यान से, एम्ब्रियो सैक बना, एम्ब्रियो सैक और डेवलप हुआ, बड़ा हुआ, एम्ब्रियो सैक के अंदर आर्किगोनियम बन गया, और आर्किगोनियम के अलावा जितने भी टिश्यू बने उनको नाम दे दिया एंडोस्पर्म। क्या नाम दे दिया? तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हुआ कि आर्किगोनियम तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ये कहाँ एम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे बन गया? अंदर ही बनता है। आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फीमेल सेक्स ऑर्गन, सोचिए फीमेल सेक्स ऑर्गन एम्ब्रियो सैक के अंदर फॉर्म हुई है। आर्किगोनियम रिप्रेजेंटिंग फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल। और पता है इसी आर्किगोनियम के अंदर एग सेल का फॉर्मेशन होगा। कौन सी सेल? एग सेल। ज्यादातर एक एम्ब्रियो सैक में 2 और कभी कभी मोर देन 2 आर्किगोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो तभी तो वहां पे 2 मेल गैमेट बने थे। 2 आर्किगोनियम में 2 एग सेल प्रेजेंट है, दोनों का के फ्यूज कर देगा। एंजियोस्पर्म में तो एक एग सेल को और दूसरा सेंट्रल न्यूक्लियाई को फ्यूज करता था। यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियाई का तो कोई लफड़ा नहीं है, तो 2 मेल गैमेट आएंगे। 2 आर्किगोनियम में एक आर्किगोनियम की एग सेल को एक मेल गैमेट और दूसरा आर्किगोनियम की एग सेल को दूसरा मेल गैमेट फ्यूज कर देगा।
आराम से। अभी फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अभी तो केवल हमने एग सेल का फॉर्मेशन देखा ना। ये एग सेल हैप्लॉइड होंगी कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। एक बात बताओ, एम्ब्रियो सैक के अंदर कितनी चीजें प्रेजेंट हैं? दो। कौन कौन सी दो? आर्किगोनियम और एंडोस्पर्म। आर्किगोनियम और आर्किगोनियम एन के 2n एन। आर्किगोनियम के अंदर एग सेल प्रेजेंट है, एन के 2n एन। एंडोस्पर्म कैसा है? एन। कैसा है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के पहले बना कि बाद में? पहले। कौन बोला बाद में? शहीद कर देंगे तुम्हें अभी हम। पहले अभी मैंने बोला फर्टिलाइजेशन हुआ है, नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसके पहले एंडोस्पर्म बन गया तो माइटोसिस से ही तो बना होगा। तो ये एंडोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड। कैसा होता है? तभी बोला जाता है कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? एक और चीज समझना, वैसे तो एम्ब्रियो सैक के अंदर दो चीजें होती हैं, आर्किगोनियम और एंडोस्पर्म, लेकिन कभी कभी हो सकता है कोई सवाल कह दे कि एम्ब्रियो सैक ऑफ जिम्नोस्पर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, तो लिख देना एंडोस्पर्म, अगर कभी सवाल आ जाए तो। ठीक। और आर्किगोनियम ऑप्शन में ना दिया हो तो एम्ब्रियो सैक ऑफ जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट एंडोस्पर्म। किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? अब वापस आओ मेल गैमेट पे। मेल गैमेटोफाइट अंदर इंतजार कर रहा था स्पोरेंजिया की, स्पोरेंजिया वर्स्ट हुआ, फटा, पॉलन ग्रेन बाहर निकले, हवा में उड़ते हुए आए, हवा में उड़ते हुए और पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? दो। ये दो मेल गैमेट, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, जैसे ये फीमेल कोन के ऊपर गिरे, फीमेल कोन से बेटा आर्किगोनियम के पास पहुंचे, इन्होंने आर्किगोनियम को जर्मिनेट कर, आर्किगोनियम के ऊपर आके ये जर्मिनेट हो गए। क्या हो गए? और उसमें से जो वेजिटेटिव सेल थी उसने आर्किगोनियम के अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर दिया और मेल गैमेट उन्हीं पॉलन ट्यूब की मदद से इन आर्किगोनियम सेल्स के अंदर जाने लगे और फ्यूजन कर दिया। क्या कर दिया? और जैसे ही फ्यूजन किया जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? जाइगोट, जो कि कैसा है? 2n। कैसा है? और यही जाइगोट आगे चल के पूरी प्लांट बॉडी को दोबारा बना देगा। दिस इज देयर लाइफ साइकिल। ये इनकी लाइफ साइकिल है। दोबारा से देखो, दिमाग खराब करने वाली लाइफ साइकिल, बेहोश कर देने वाली लाइफ साइकिल। क्या फिर से बता दूं? देखो, ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनका नाम है न्यूसेलस सेल्स। क्या नाम है? इन न्यूसेलस सेल्स में से कुछ सेल्स ने कहा कि हम आगे बढ़ के मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। उनका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। वो मेगास्पोर मदर सेल 2n थी, उन्होंने मियोसिस किया, 4 मेगास्पोर बनाए। 4 मेगास्पोर में से 3 कर गए डीजनरेट, केवल एक बचा, नाम पड़ा फंक्शनल मेगास्पोर। क्या नाम पड़ा? इस फंक्शनल मेगास्पोर ने डिवीजन करना चालू कर दिया, माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन? और माइटोसिस डिवीजन के बाद में इसने एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर लिया। किसको फॉर्मेशन कर लिया? इस एम्ब्रियो सैक ने भी आगे और डिफरेंशिएट और मैच्योर करके दो चीजें बनाई अपने अंदर, एक तो आर्किगोनियम और दूसरे बचे हुए सेल्स ने एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लिया। किसका फॉर्मेशन कर लिया? एंडो। यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले ही एंडोस्पर्म बन गया। दैट इज वाई जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है ये हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? देख लीजिए एक बार अपना। एनसीईआरटी से आज मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि तुम्हें इसमें दिक्कत होगी थोड़ी सी समझने में, कुछ बच्चों को शायद अभी संकोच बस आप लोग ना बोल पाओ, तो एक बार घर से फिर से पढ़ना, फिर हम लोग कल जब दोबारा से एनसीईआरटी रीड करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और कल मैं उम्मीद करूंगी कि आपको इतनी क्लियर चीज़ें रहें कि अगर मैं किसी से पूछूं दूसरे व्यक्ति को आप समझा पाओ, इतना क्लियर करके आना। पीछे मत देखो। कल से तुम लोगों की दोस्ती तोड़वाने के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले तो जो लोग जिनके साथ बैठते हैं, मैं आज देख लूँ जरा, उनको अलग अलग कर देंगे, या मेरे आने से पहले अलग अलग हो जाना। तुम लोगों को तो अलग करेंगे ही करेंगे।
तुम दोनों को भी अलग करेंगे। तुम दोनों को, वो तीनों पढ़ते हैं। अब एक्टिव हुआ ये। हाँ, प्लांट बॉडी बन जाएगी, सीड बन जाएगा। हाँ, इम्ब्रियो सीड, सीड जहाँ पे फॉर्म होगा, जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे नया पौधा बन जाएगा। ठीक, मतलब ओव्यूल के पास कोई कवरिंग है कि नहीं है? तभी तो ये ओव्यूल जब सीड बनाएगा ना, तो सीड के पास भी कोई कवरिंग नहीं होगी, तभी तो इनका नाम जिम्नोस्पर्म पड़ा। एम्ब्रियो सैक की बेटा नीचे लिखा है मैच्योर। और पता है अगर ये एंजियोस्पर्म का ओव्यूल होता ना, तो इसी ओव्यूल के ऊपर इंटीगमेंट्स प्रेजेंट होते बहुत सारे, देखो ऐसे, और यही इंटीगमेंट आगे चल के सीड कोट बना देते। क्या बना देते? सीड कोट। लेकिन यहाँ पे ओव्यूल के पास ही कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो क्या क्या बनाएगा? कुछ नहीं बनाएगा। इसीलिए सीड के पास भी कोई कोट प्रेजेंट नहीं होगा। अब कल की क्लास में बेटा हमारा प्लांट किंगडम पूरा खत्म हो जाएगा बहुत आराम से, क्योंकि एंजियोस्पर्म, जरा पन्ना पलट के देखो कितना दिया गया है। कुछ नहीं दिया गया। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। पढ़ेंगे बेटा, हमें देखेंगे। अच्छा, सही है यार, ये सही था। नहीं, ये सही है यार, मतलब कस्टमर मतलब तुम्हारे हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए मुझे बीमारी होना पड़ेगा? हद है यार। लेकिन ऐसे तो सोचो, ऐसे तो बोल भी नहीं सकते डॉक्टर, तो अपना किसी से बोल भी नहीं सकते कि हम तुमसे इनॉग्रेशन कराएंगे अपना। मतलब वो रिबन काटने के अलावा ऐसे कोई सपोज किसी ने दुकान खोली, कपड़े की दुकान खोली, तो अरे तुम हम, हाँ पेशेंट, तुम पहले कस्टमर बनना मेरे। कितने लोग कानपुर से ही आते हो? कानपुर से ही, लोकल कानपुर के ही हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक 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 ठीक। क्या हो गया? गर्मी बहुत हो रही है ना, मैं ये बोल रही हूँ। हॉस्टल में बेटा दिक्कत हो रही होगी ना। पानी खूब पीते रहना, मुझे भी डिहाइड्रेशन हो गया है। किसी को अपना मुंह का जो टेस्ट है ये अजीब सा लग रहा है? किसी के साथ ऐसा हो रहा है? बॉडी जब डिहाइड्रेट कर जाती है तो अजीब सा में बॉडी में मिनरल्स की और सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, तो जैसे फीवर के बाद मुंह का टेस्ट हो जाता है ना, वैसा टेस्ट हो जाता है। मुंह का टेस्ट कड़वा कैसा हो जाता है फीवर के बाद? कड़वा नहीं हो जाता है, टेस्ट लेस हो जाता है, वैसा ही टेस्ट हो गया है। पानी बहुत पीजिए, पानी बहुत ही ज़्यादा पीजिए, और आलतू फालतू बाहर का खा मत लेना, बाहर का बिल्कुल मत खाना। घर पे जाके घर पे बना के खाइए, बाहर का पन्नी में पैक करा के मत ले जाना। एक मोमोज मिलते हैं, ये मंडल मोमोज, सुने? मंडल मोमोज मिलते हैं, हरिगर्ल्स हॉस्टल के पास भी है और यहाँ पे भी है। मैं एडमिट हुई थी मंडल मोमोज खाने के बाद। मुझे भी मोमोज का बहुत एडिक्शन है, मतलब था।
अभी भी हालांकि पसंद है पर अब थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। पहले डेली शाम को मोमोज खाते थे, डेली। मेरे हॉस्टल में सारी लड़कियां इकट्ठे होके, उनकी चाउमीन आएगी, मेरा उनका रोल आएगा, 4 ग्लास मैंगो शेक, सब ऐसे करके पन्नी लेके आ रहे हैं और फिर वहाँ पे बैठ के पूरा, और फिर हम लोग बैठ के मोमोज खाते थे। 1 प्लेट मोमोज खा गए, फिर ये खा गए, फिर वो खा गए। क्या कह रहा है बेटा? 20 रुपए के आते हैं, इसमें अमीरी क्या है? क्या किया था? ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था? अरे यार, तो रईसों वाले शौक है यार, ब्लिंकिट लिंकिट से ऑर्डर करना। एक फ्लिपकार्ट का मिनट आता है, एक ज़ेप्टो आता है, इसके अलावा कोई चौथा है? बिग बास्केट का आता है एक, हाँ इंस्टा मार्ट भी है, और इसके अलावा कोई है? वो स्विगी मार्ट तो वही है। और कुछ है जो मुझे ना पता हो? अगले दिन देता है, वो दे। 10 मिनट डिलीवरी सर्विसेज और हैं। जियो मार्ट देता है 10 मिनट में। एक्चुअल में 10 मिनट में अभी कौन दे रहा? ब्लिंकिट तो देता है। और ब्लिंकिट के अलावा कौन देता है? मिनट नहीं दे रहा, इस टाइम नहीं दे रहा। फ्लिपकार्ट का जो मिनट है ना, उसकी सर्विसेज बहुत बुरी हो गई हैं। जैप्टो देता है, ब्लिंकिट तो हमेशा देगा, ब्लिंकिट देता है मतलब हमेशा। ये बताओ जिम्नोस्पर्म में रूट कैसी होती हैं? जनरली के हमेशा। स्टेम कैसी होती हैं? ब्रांच अनब्रांच दोनों। अनब्रांच किस्म होती हैं साइकस, और ब्रांच किस्म होती हैं पाइनस और सेड्रस। पाइनस और, अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे लीफ कैसी होती है? छोटी छोटी की बड़ी बड़ी? क्या लीफ में सिंपल और कंपाउंड लीफ दोनों होती हैं? माइकोराइजल एसोसिएशन होता है? पाइनस में होता है? कोलरॉइड रूट होती हैं? साइकस में होती हैं? क्या कोलरॉइड रूट में साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है? क्या ये साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है? पाइनस में क्या, सॉरी जिम्नोस्पर्म में क्या 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं? हमेशा की, कभी कभी, हमेशा, हमेशा इसमें 2 प्रकार के स्पोर बनेंगे। मेल कोन में क्या माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होगा? क्या माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा? क्या ये माइक्रोस्पोर बनाएगा? क्या माइक्रोस्पोर आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाएगा? क्या पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं? क्या ये गैमेटोफाइट है तो गैमीट बनाएगा? क्या ये मेल गैमीट बनाएगा? क्या ये सारी चीज़ें माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट हैं? अच्छा, फीमेल कोन में क्या मैक्रोस्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरेंजिया आता है? क्या मैक्रोस्पोरेंजिया के अंदर न्यूसेलर सेल प्रेजेंट होती हैं? क्या न्यूसेलर सेल डिफ्रेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल कहलाती हैं? क्या मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है? मेगास्पोर बनते हैं। कितने मेगास्पोर? 4 में से कितने डी जनरेट हो जाएंगे? 3। कितना बच जाएगा? 1। क्या 1 मेगास्पोर एम्ब्रियोसेक बनाएगा? क्या एम्ब्रियोसेक भी आगे चल के 2 चीज़ों को बनाएगा? कौन कौन सी 2 चीज़ें? आर्कीगोनियम, एंडोस्पर्म। आर्कीगोनियम और आर्कीगोनियम का नंबर 2 होता है या 2 से ज़्यादा? दोनों। 2 भी हो सकता है और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी बची हुई सेल्स को क्या बोला गया? एंडोस्पर्म। क्या यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है? क्या फीमेल गैमेटोफाइट को आप एम्ब्रियोसेक बोलते हो? क्या एम्ब्रियोसेक एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है? क्या एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है? एन होता है कि 2n होता है? एन। एग सेल कैसी होती हैं? एन। क्या मेल गैमेट आएगा और एग सेल को फ्यूज़ करेगा? क्या जाइगोट बन जाएगा? क्या आपने पढ़ लिया है? सब सीख लिया है? घर जाना है? जाइए।